मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड के हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में बताऊंगा। संस्कृत व्याकरण में अनुवाद के नियम के बारे में आज हम कुछ बताने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में अनुवाद 5 से 7 नंबर के आते हैं और बच्चों को अनुवाद अधिक कठिन लगता है, लेकिन संस्कृत का अनुवाद बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। और आज मैं लट लकार के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए 5 ही लकार पढ़ना है। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और अनुवाद में धातु की बहुत भूमिका होती है। धातु रूप में आप सबसे पहले पुरुष वचन के बारे में जानना है। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस पर आधारित अनुवाद को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अव्यय पर भी आधारित अनुवाद आते हैं और कारक विभक्ति पर भी अनुवाद आते हैं। लेकिन आज मैं लकार पर अनुवाद के बारे में बताऊंगा। लकार में लट लकार में धातु रूप बनाने के कुछ नियम हैं। अगर उसे याद कर लिया जाए तो क्रिया बड़ी आसानी से बन जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन में ती, ता, अंति। ती किसी भी धातु रूप में लगाएंगे तो पठ में लगाएंगे तो पठती बनेगा, द्विवचन में ता लगाएंगे तो पठता बनेगा और बहुवचन में अंति लगाएंगे तो पठंती बनेगा। बच्चों, इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा अभ्यास के बाद आ जाता है। कुछ कुछ शब्द में वर्तनी को समझना पड़ता है जब हम लकार में जब धातु रूप बनाते हैं। मध्यम पुरुष में सी है तो पठ में सी लगेगा तो पठसी बनेगा, द्विवचन में थ है तो पठता और बहुवचन में थ है तो पठत बनता है। सिर्फ विसर्ग के अंतर से द्विवचन और बहुवचन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसमें अगर विसर्ग हटा देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। इसलिए अनुवाद बनाने वक्त इसकी बारीकता का ध्यान रखना जरूरी है। उत्तम पुरुष में आमी तो पठ में लगाएंगे तो पठामी, आवह द्विवचन में तो पठावा, आमा बहुवचन में तो पठामा। उसके बाद सर्वनाम का मीनिंग जानना जरूरी है। इसके भी रूप चलते हैं तीनों वचन में और पुरुष भी इसके 3 वचन में है। 3 पुरुष हैं इसमें और तीनों वचन में इसको बताया गया है। प्रथम पुरुष में स माने होता है वह, तो माने होता है वे दोनों द्विवचन में, ते बहुवचन में उबेसा, मध्यम पुरुष में त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम लोग। उत्तम पुरुष में अहम माने मैं या इसको हम कर सकते हैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग। अब ये सभी लकार में समान हो जाएंगे। इसको याद रखने के बाद, सर्वनाम का ये मीनिंग याद रखने के बाद आपको सभी लकार में काम करेगा। सबसे पहला बात, जैसे वह पढ़ता है वर्तमान काल में वह पढ़ेगा तो वह का मीनिंग रहेगा, लेकिन पढ़ना का मीनिंग क्रिया का रूप सभी लकारों में अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अनुवाद लकार पर आधारित, लकार में जो अनुवाद है उसको समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम वचन और पुरुष दोनों का सही मिलान करेंगे। जैसे अगर कोई पूछ दे वह पढ़ता है
तो वह के बारे में हमें पता करना है कि वह किस वचन किस पुरुष का है। तो वह एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो वह का मीनिंग सा हो जाएगा। और पढ़ता है का मीनिंग एक वचन प्रथम पुरुष में पठती होता है, तो हम पठती लिखेंगे और ये हमारा अनुवाद बन गया। अगर इसका सही मिलान हम नहीं कर पाते हैं तो हम अनुवाद शुद्ध नहीं बना पाएंगे। और संस्कृत अनुवाद सबसे आसान है। अंग्रेजी अनुवाद में तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज बहुत सारे चीज को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन संस्कृत अनुवाद में सिर्फ विभक्ति, वचन और पुरुष, इसका अगर सही मिलान कर दिया जाए तो कभी भी अनुवाद गलती होने की संभावना नहीं रहती है। और संस्कृत अनुवाद में मीनिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको मीनिंग याद ना हो किसी भी हिंदी का, उसे संस्कृत आप नहीं जानते हैं तो आप अनुवाद नहीं बना पाइएगा। और संस्कृत अनुवाद में कोई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का कोई स्थान निश्चित नहीं है। आप इसे आप बनाना चाहेंगे कि वह पढ़ता है तो आप पठती सा भी लिख सकते हैं कि अनुवाद गलत नहीं होगा। अब इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि अगर मीनिंग याद रहे तो अनुवाद बना सकते हैं। कितनों बड़ा भी वाक्य क्यों ना हो, हम उसका अनुवाद बना सकते हैं। जैसे मोहन इस समय कब और कहां पढ़ता है। अगर इतना बड़ा अनुवाद है, आपको लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, किस तरह इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, ये सब सोचने की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि पढ़ता है का मीनिंग हम पहले लिखें तो आप लिख सकते हैं। देखना है कि इसमें जो करता है वह किस वचन में है, और इस समय का अगर आपको मीनिंग याद है तो और अच्छी बात है, तब बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर एक भी मीनिंग अगर गड़बड़ होता है तो आप नहीं बना पाइएगा। मोहन है तो आप लिख सकते हैं मोहना। इस समय है तो इसको संस्कृत में संप्रति भी कहते हैं या वर्तमान कहते हैं या अधुना भी लिख सकते हैं। एकदम जैसे जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, हम जैसे जैसे उसके सामने मीनिंग लिख रहे हैं। कब का मीनिंग कदा होता है, और का मीनिंग जब होता है, और कहां का मीनिंग पुत्र होता है, और पढ़ना है का मीनिंग पठती होता है। देखिए अनुवाद आपको बन गया। यानी अगर आपको इस समय का मीनिंग, कदा, कब का मीनिंग, कहां का मीनिंग, अब पढ़ता है का लगान अगर पता हो, अगर पढ़ेगा मोहन इस समय कब और कहां पढ़ेगा, तो आप पढ़ती नहीं लगाइएगा और दूसरे लकार में चला जाएगा। और इसके लिए आपको भविष्य काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसका इसी तरह का फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये सर्वनाम हर लकार में सेम ही होता है। वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वह पढ़े, वह पढ़ना चाहता है, सबके साथ वह का मीनिंग सही रहेगा, वे दोनों का मीनिंग तो ही रहेगा, वे सब का मीनिंग तो ही रहेगा। इसमें ये याद करने के बाद आपको सब लकार याद हो जाएंगे, लेकिन धातु रूप में आपको सबका अलग अलग नियम है। जैसे आप भविष्य काल में पढ़ना चाहेंगे तो स्यति, स्यता, स्यंति बनता है। लट लकार के बाद भविष्य काल पढ़ना आसान होता है, क्योंकि जैसे इसमें ती है तो आगे स्या लग जाता है। स्यति, स्यता, स्यंति, स्यसि, स्यथा, स्या, श्यामी, श्यावा, श्यामा। इसलिए हम बच्चों को लट लकार पढ़ाने के बाद हम उसे सीधे भविष्य काल के बारे में बताते हैं, यानी वर्तमान काल के बाद भविष्य काल के नियम के बारे में बताते हैं, ताकि बच्चे वर्तमान काल के बाद भविष्य काल के वर्ब को ज्यादा याद न करना पड़े, थोड़ा सा ट्रिक से समझ लें। अब अनुवाद में अव्यय की बहुत बड़ी भूमिका है। अव्यय किसी भी वचन, पुरुष, काल और
किसी के अनुसार इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी परिभाषा अगर जानिएगा तो ये हर जगह एकदम चिरस्थायी रहेगा। और जैसे आपको का जो मीनिंग बताया, अवयव का मीनिंग है, कहाँ है अवयव है, और अगर अवयव को याद रखा जाए तो अनुवाद बनाना बड़ी आसान होता है। संस्कृत का वर्ड पावर होना चाहिए। ऐसे कोई भी अनुवाद में शब्द का जो शक्ति है, शब्द पावर जो है, वो हमेशा उस अनुवाद को आसान बनाता है। चाहे आप अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें, नियम बहुत जानते हैं, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो शायद आप नहीं बना पाइएगा। संस्कृत में एक ही एक अच्छी बात है अनुवाद में कि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान निश्चित नहीं होता है। यानी आपको थोड़ा सा नियम लकार का और धातु का याद रखना पड़ता है। उसके बाद और भी आगे हैं, हर अभ्यास बाय अभ्यास इसको चलते रहेगा। हम अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो में हम आप लोग को हिंदी व्याकरण के बारे में बताएंगे, चाहे वह 10th लेवल के बच्चे हों, 11th के हों, 12th के हों, या बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो। बीपीएससी लेवल का हम व्याकरण ट्रिक के आधार पर बताएंगे। जैसे आप बच्चों को समास समझने में बहुत परेशानी होता है, कुछ हिंदी का बेसिकल चीज उसे समझ में नहीं आता है, उसे हम ट्रिक पर बताएंगे। वाक्य समझ में नहीं आता है, कहा जाता है कि समास में शब्द नहीं समझ में आता है। जैसे अगर कहा जाए पाठशाला, कौन सा शब्द है? अब बच्चों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बहुत सारी बातें एकदम घुल मिल जाता, लगता है कि एक कौन सा शब्द है। पाठशाला तो बहुत परे, कैसे पकड़ेंगे कि देशज है, विदेशज है, सार्थक है, निरर्थक है, बहुत सारी बातें। तो हम अगले वीडियो में आएंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। थैंक यू।